नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार जैन, प्रवक्ता जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर। कक्षा 12 व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है प्रबंधक के कार्य। तो आज हम प्रबंधक के कार्य और उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्यवसाय में प्रबंध प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रबंध की आवश्यकता पहले नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पड़ी है। तो क्यों पड़ी आवश्यकता? प्रबंधक किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? एक व्यावसायिक संस्था में, एक उपक्रम में प्रबंधक क्या क्या कार्य करता है और एक सफल प्रबंधक बनने के लिए उसके अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि व्यवसाय प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रबंध क्या क्या कार्य करता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा। ये 7 मुख्य कार्य हैं जो प्रबंधन के बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं। तो प्रबंध के कार्य आप पढ़ चुके हैं। प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है? शॉर्ट में बता दूं, प्रशासन और प्रबंध में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। प्रशासन नीतियां बनाता है, प्रबंधन उसको अमल करने के लिए कार्यवाही करता है। एक कंपनी में प्रबंध किस क्षेत्र में कार्य करता है? क्रय प्रबंधन, विक्रय प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, विज्ञापन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, पत्राचार का प्रबंधन, ये सभी क्षेत्र में प्रबंधन कार्य करता है। प्रबंध का क्या महत्व है? आज के व्यापारिक युग में प्रबंध का क्या महत्व है? तो ये सभी टॉपिक आप इससे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि प्रबंध या प्रबंधक का उद्गम कैसे हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। व्यापार प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यापारिक क्रियाओं का, व्यापार के स्वरूप का विकास होता चला गया। अपने प्रकरण के मुख्य बिंदु पर आने के लिए, हमारा प्रकरण है प्रबंधक और प्रबंधक के कार्य, तो प्रकरण के मुख्य बिंदु पर आने के लिए हमने व्यापार के स्वरूप को, व्यापार के युगों को 3 युग में बांटा है: वस्तु विनिमय युग, मध्यकाल और औद्योगिक युग। वस्तु विनिमय युग आपने पढ़ा हुआ है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। जब मुद्रा नहीं थी उस समय वस्तु विनिमय चलता था। उद्देश्य क्या था? जरूरत पूरी करना। व्यक्ति कितने होते थे? 2, जो एक देने वाला, एक लेने वाला, लेकिन दोनों ही देने वाले थे, दोनों ही लेने वाले थे, दोनों ही एक दूसरे की जरूरत की वस्तु आपस में आदान प्रदान करते थे। वो कहलाता था वस्तु विनिमय। उदाहरण के लिए, एक किसान था, किसान गेहूं उगा रहा है, उसके पास गेहूं है, बहुत सारा गेहूं है। कुछ गेहूं तो उसको खुद जरूरत है और बाकी जो एक्स्ट्रा गेहूं है वो उस एक्स्ट्रा गेहूं से अलग अलग व्यक्तियों के पास जाकर अपनी जरूरत की चीजें पूरी करता था। जुलाहे के पास गया, गेहूं दिए, कपड़ा ले लिया, बात समझ गए। सब्जी वाले के पास गया, गेहूं दिए, सब्जी ले ली। राशन वाले के पास गया, गेहूं दिए, राशन ले लिया। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु ले देकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। 2 व्यक्ति होते थे, दोनों ही ग्राहक थे, यूज करने वाले, और दोनों ही व्यापारी थे। मुद्रा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे विकास होता चला गया, मुद्रा आई, तो लोग आपस में वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करने की बजाय मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन करने लगे और सही मायने में व्यापार का विकास यहां से शुरू हुआ। यह काल कहलाया मध्यकाल। मध्यकाल में एकांकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का विकसित हुआ और लोगों ने लाभ कमाना शुरू किया। जैसे जैसे लाभ की मात्रा बढ़ती चलेगी, व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। जहां काम पहले व्यापारी अकेले करता था, वहां साझेदारी हो गई। जहां काम की मात्रा बढ़ने लगी तो अपनी सहायता के लिए व्यापारियों ने कर्मचारी रखना शुरू कर दिया। यहां कर्मचारियों का उदय हुआ। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों में एक उपक्रम में 10
15, 20, 30 इस तरह के कर्मचारी काम करते थे। व्यापारी निर्देश देता था और उसके सीधे निर्देशन में कर्मचारी उसका कार्य पूरा करते थे। तो दो व्यक्ति थे, व्यापारी मतलब पूंजीपति जिसने पैसा लगाया, कर्मचारी अर्थात उसके निर्देशों को पर अमल करने वाला व्यक्ति कर्मचारी। लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति ने पूरे व्यापार जगत को हिलाकर रख दिया। मशीनें आने लगी, जो काम हाथ से होता था वो मशीनों से होने लगा और जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनका स्थान बड़े बड़े कल कारखानों ने ले लिया। जो साझेदारी एकांकी व्यापार हुआ करते थे वो बढ़कर कंपनी संगठन के रूप में आ गए। तो अब भी दो व्यक्ति हमने पढ़े, पूंजीपति जो पैसा लगा रहा है, कर्मचारी जो कार्य कर रहा है। अब समस्या क्या है? पहले कर्मचारी थे 10, 15, 20, लेकिन अब कर्मचारी हो गए हजारों, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने बन गए, हजारों कर्मचारी एक साथ काम करने लगे। अब पूंजीपति और कर्मचारी, एक पूंजीपति कितने कर्मचारियों को संभालेगा, कितने लोगों को निर्देश देगा, कैसे अपना काम करवाएगा? यहां जरूरत ऐसे लोगों की पड़ने लगी जो पूंजीपति, जो स्वामी के निर्देशों का पालन उन कर्मचारियों से करवाए। तब प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी, प्रबंधक की आवश्यकता पड़ी। आज हम उन्हीं प्रबंधकों के बारे में, कौन से प्रबंधक? जो प्रशासन या स्वामियों के द्वारा दिए गए निर्देशों का अपने कर्मचारियों से पालन करवाए, ऐसे व्यक्ति को प्रबंधक कहते हैं। उन प्रबंधकों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रबंधक का अर्थ। प्रबंधक किसे कहते हैं? आपको अभी इससे पहले बताया था, साधारण शब्दों में प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा नीतियों का पालन करते हुए अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, उन्हें निर्देश देता है एवं उन्हें नियंत्रित करता है। आपको यह पहले बताया जा चुका है कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन बनाता है नीतियां और चाहता है कि उन नीतियों का पालन हो। वो प्रबंधन से ये आशा करता है कि आप हमारी उन नीतियों का हमारे उपक्रम में पालन करवाएं। तो प्रबंधक उन नीतियों के लिए पहले योजना बनाता है, उसके बाद अपने अधीनस्थों को, जो प्रबंधक के अंडर में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको निर्देश देता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। उनको निर्देश देता है, उनको काम करने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, वो रुचि से काम करें, अपने मन से काम करें और उनके कामों पर कंट्रोल करता है, उनके काम को चेक करता है कि काम हुआ या काम नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है। एक राइटर हैं पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंधन के बारे में अपनी परिभाषा दी है, बड़े सरल शब्दों में दी है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है, कौन होता है? जो प्रशासन द्वारा नीतियों को क्रियान्वित करता है। आपको बताया ना, प्रशासन नीतियां बनाता है, प्रबंधन उनका क्रियान्वयन करवाता है। तो प्रबंधन नीतियों को क्रियान्वित करता है, अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देता है, उनको ऑर्डर देता है कि आपको कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, तथा उनके कार्य निष्पादन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, कि काम जो दिया गया था वो काम हुआ या काम नहीं हुआ, उस पर पूरा नियंत्रण रखता है और संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लगातार कोशिश करता है। उसकी कोशिश कभी खत्म नहीं होती, उसके काम का कोई टाइम नहीं होता, कोई दिन या रात नहीं होता। वो लगातार प्रयत्नशील रहता है कि संस्था के उद्देश्य पूरे हो जाएं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक प्रबंधक एक उपक्रम में क्या क्या कार्य करता है। एक फोटो लिया हुआ है, ये फोटो लिया हुआ है, उसमें देखें कि एक प्रबंधक के जिम्मे सारे काम हैं। प्रबंधक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वर्क्स इन इंडस्ट्री। तो प्रबंधक बहुत सारे काम के लिए जिम्मेदार है, प्रबंधक बहुत सारे कार्य करता है। आपने इससे पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रबंधन के कार्य कौन कौन से होते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, नवाचार, संदेशवाहन, ये सभी प्रबंधन के कार्य हैं। प्रबंधक की ही जिम्मेदारी है इन सभी कार्यों को संपादित करना। तो प्रबंधक एक उपक्रम में क्या क्या कार्य करता है, ये हमने 14 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहला, योजना तैयार करना तथा कार्य का बंटवारा करना। जो उसको लक्ष्य दिए गए हैं,
जो उसको उद्देश्य दिए गए हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्लान बनाना, योजना बनाना, कार्य कब होगा, कार्य कैसे होगा, कार्य किसके द्वारा होगा, कार्य किस समय होगा, कार्य किस प्रकार होगा, ये सभी चीजों के लिए योजना बनाना ये प्रबंधक का कार्य है। और बंटवारा करना योग्यता अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है, योग्यता अनुसार अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थों को कार्य बांटना यह प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला काम है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाना। अब बात आती है साधन की। दो प्रकार के साधन एक उपक्रम के पास हैं। नंबर एक मानवीय साधन श्रमिक के रूप में, नंबर दो आर्थिक साधन जो भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, औजार, मोटर, ट्रक और कैश, ये हमारे आर्थिक साधन हैं। साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाने का काम प्रबंधक का है। साधन व्यर्थ ना जाए। नुकसान कब होता है? जब हमारे साधन हैं लेकिन व्यर्थ जा रहे हैं। हमारे पास पूंजी है, व्यर्थ पड़ी है, मशीनें हैं, बंद पड़ी हैं, श्रमिक हैं लेकिन खाली बैठा हुआ है, तो अनुकूलतम उपयोग नहीं है। साधनों का उपयोग अच्छा से अच्छा करें, अधिकतम करें, यह काम, यह जिम्मेदारी प्रबंधक की होती है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन हमें जरूरी है। एक व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देना, यह मोटिवेशन कहलाता है। शॉर्ट में बता दूं, मोटिवेशन की दो थ्योरी होती हैं, एक नेगेटिव थ्योरी और एक पॉजिटिव थ्योरी। पॉजिटिव थ्योरी यह कहती है कि कर्मचारी काम करना चाहता है, बशर्ते उसको काम करने का माहौल दिया जाए, बशर्ते उसको ऐसी सुविधाएं दी जाएं जो वो मन से काम करे। तो ये मोटिवेशन देना ये प्रबंधक का कार्य है। कोई कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है, उसको प्रमोशन देना। कोई कर्मचारी को प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को समाधान करना, चिकित्सा सुविधा देना, घर की रहने की सुविधा देना, उसके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा देना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन थ्योरी कहलाती है। वो ये मानते हैं कि कर्मचारी कार्य करना चाहता है तो कर्मचारी को मोटिवेट करते रहो, उसको सुविधाएं देते रहो, वो अच्छा कार्य करेगा। नेगेटिव थ्योरी क्या कहलाती है? कर्मचारी कार्य करना नहीं चाहता, बशर्ते उसको डराया ना जाए, उसको धमकाया ना जाए, उसको दंड ना दिया जाए, ये नेगेटिव थ्योरी है। बहरहाल दोनों थ्योरी प्रयोग करनी पड़ सकती हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको बिना सजा दिए, बिना दंड दिए काम नहीं ले सकते, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको सजा या दंड देने की जरूरत नहीं है, केवल उनको हल्का सा प्रोत्साहित करना है। ये चीज देखना कि मुझे कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल करना है अपने कर्मचारियों से काम करवाने के लिए, यह प्रबंधक का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन। आप बचपन से सुनते जा रहे हैं, क्लासेस में भी सुनते हैं, अनुशासन बनाकर रखें। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत जरूरी है। सड़क पर जा रहे हैं, आप अनुशासित होकर नहीं जा रहे हैं, दुर्घटना होगी। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं करेंगे तो आप प्रगति नहीं कर सकते। तो उपक्रम जहां पर करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, एक संस्था, एक कंपनी जहां पर इतना पैसा लगा हुआ है, अगर कर्मचारी अनुशासन में नहीं है तो संस्था कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए अनुशासन बना रहे, इसकी जिम्मेदारी प्रबंधक की होती है। श्रम का प्रबंध। एक संस्था में बहुत सारे विभाग होते हैं, एक उपक्रम में, एक कंपनी में बहुत सारे विभाग होते हैं। क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, वितरण विभाग, निर्माण या उत्पादन विभाग, पत्राचार विभाग, रोकड़ विभाग, लेखा विभाग, स्टोर विभाग, संवेष्टन विभाग, पैकिंग विभाग, सब विभाग होते हैं। सभी होते तो एक ही कंपनी के हैं, कार्य तो कंपनी का ही कर रहे हैं, तो सभी विभाग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो क्या बताया, इन सभी विभागों में श्रमिक की जरूरत हो सकती है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ट्रेंड, अनट्रेंड, हर प्रकार के व्यक्ति की हमें जरूरत होती है। प्रबंधक का काम है हर विभाग में से जरूरत पता करना कि कितने कितने लोगों की विभाग को जरूरत है, नंबर एक। उसके बाद फिर विज्ञापन देना कि हमें इतने लोगों की संस्था को जरूरत है। उसके बाद उतने लोगों की नियुक्ति करना, टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर उनकी नियुक्ति करना, उनको ट्रेंड करना और उनको काम पर लगाना, और ये चेक करना कि वो काम ठीक कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे। ये सारा काम प्रबंधन का होता है। इसे कहते हैं श्रम का प्रबंध। समझ गए? वित्त का प्रबंध, पैसा, मनी, करेंसी। पैसे के अभाव में अच्छी अच्छी कंपनियां डूबते हुए देखी हैं हमने। पैसा नहीं है, चलती हुई कंपनी बंद हो जाती है, केवल किस लिए कि पेमेंट्स नहीं है। पैसा
होना भी जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि पैसा हम ले लें, लेकिन इतना ऐसा ना हो कि इसका खर्च ज्यादा आ जाए। खर्च का मतलब, अगर हम पैसा लेंगे तो ब्याज के रूप में हमें उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसका ब्याज देना पड़ेगा, तो ज्यादा ब्याज ना पड़े। पैसा कैसे कैसे आ सकता है? कंपनी अपने शेयर्स बेचकर पैसा ला सकती है, डिवेंचर बेचकर, ऋण पत्र बेचकर पैसा ला सकती है, या बैंकों से या अन्य किसी जगह से लोन लेकर पैसा आ सकता है। तो संस्था की आवश्यकता के अनुसार वित्त की आपूर्ति करना यह प्रबंधक का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। कच्चे माल, मशीन और औजार आदि का प्रबंध। निर्माण कार्य हो रहा है, उत्पादन कार्य चल रहा है, कच्चा माल अगर हमारे पास है तो निर्माण कार्य निर्बाध चलता रहेगा। तो कच्चे माल की व्यवस्था करना क्रय प्रबंधन का काम है, यह भी प्रबंधक का काम है। नंबर 2, मशीन और औजार। मशीनें हमारी लेटेस्ट मशीनें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, वो मशीनें हमारे पास हों, औजार हमारे पास समुचित हों, तो हमारा निर्माण कार्य लगातार चलता रहेगा। तो कच्चे माल, मशीन और औजार आदि का प्रबंधन प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन सीमा का निर्धारण, कितना उत्पादन होगा। 2 बातें इसके ऊपर जाननी जरूरी हैं उत्पादन की सीमा बनाने के लिए। नंबर 1 बात कि हमारी उत्पादन करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर हम कैपेसिटी से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, कैपेसिटी के साथ साथ आपको यह भी तो देखना है कि मार्केट में माल की डिमांड कितनी है। हमारी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, हम माल बना बना के तैयार कर दें, डिमांड मार्केट में है नहीं, तो हमें हमारा माल या तो बेकार हो जाएगा या हमें बहुत ज्यादा घटी दरों पर बेचना पड़ेगा। इसलिए उत्पादन सीमा कितनी होनी चाहिए, इसको तय करना प्रबंधक का कार्य होता है। निर्बाध उत्पादन करवाना, उत्पादन निर्बाध हो, मतलब कोई इसमें व्यवधान उत्पन्न ना हो, लगातार उत्पादन चलता रहे, यह देखना प्रबंधक का काम है। निर्बाध उत्पादन में समस्या क्या आती है? उत्पादन के करते हुए या तो अचानक माल की कमी पड़ जाए, कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, श्रमिक हड़ताल कर दें, या मशीनें खराब हो जाए। इन सब चीजों को पहले से ध्यान रखना कि श्रमिकों के हमारे संबंध अच्छे रहें, कच्चे माल की आपूर्ति बनी रहे, मशीनों की व्यवस्था सही रहे, तभी निर्बाध उत्पादन हो सकता है। तो यह देखना प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन और विक्रय प्रबंधन। विपणन को कहते हैं मार्केटिंग, विक्रय को कहते हैं सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों डिफरेंट थीम है। मार्केटिंग का मतलब है बाजार में अपने माल की डिमांड बनाना। मार्केटिंग की जो लेटेस्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि ग्राहक क्या चाहता है, पहले आप ये देखिए। वस्तु नहीं बेचनी, पहले ग्राहक की जरूरत को समझो, ग्राहक क्या चाहता है, उसके हिसाब से आप वस्तु के अंदर वो गुण पैदा करो जो ग्राहक चाहता है, फिर ग्राहक को वो वस्तु पहुंचाओ, उसकी डिमांड पैदा करो। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, उसे मार्केटिंग कहते हैं। और विक्रय का मतलब सेलिंग, जब ग्राहक डिमांड करेगा तो माल बिकेगा, माल को बेचना भी विक्रय इसका प्रबंधक का कार्य है, विक्रय प्रबंधक का कार्य है। मधुर औद्योगिक संबंध बनाना, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाना बहुत जरूरी है। हम जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज को बनाने वाले और भी कंपनियां हैं। हर कंपनी चाहती है मेरा माल बिके, और उस माल को बेचने के लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। हर कंपनी ये चाहती है मेरा माल ज्यादा बिके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करके वो ये दिखाती है कि मेरा माल क्वालिटी में ज्यादा अच्छा है, रेट में इससे कम है, इसलिए मेरा माल खरीदिए। हम भी यही कहेंगे, लेकिन उस आपस के झगड़ों में ऐसा ना हो जाए कि हम रेट इतने घटा दें कि हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। इसलिए आपस की सभी इंडस्ट्रीज में जो हमारे जैसा माल का प्रोडक्शन करती हैं, ऐसे औद्योगिक संबंध बनाना ताकि वो भी काम करें, ताकि हम भी काम करें, और कंपटीशन तो हो लेकिन गला काट कंपटीशन ना हो। ऐसी स्थिति आ जाती है कंपटीशन के चक्कर में कि घाटा इतना हो जाता है कि लोग अपनी कंपनियां बंद कर देते हैं। तो मधुर औद्योगिक संबंध बनाना यह भी प्रबंध का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। सुसज्जित कार्यालय की स्थापना, ऑफिस हर संस्था में होता है, कार्यालय ही ऐसी जगह है जहां पर समस्त कार्यों का निष्पादन संपादन किया जाता है। कंपनी बहुत बड़ी है, कार्यालय जहां पर है सब हर चीज का कंट्रोल कार्यालय में होता है। तो एक अच्छे कार्यालय की, एक सुसज्जित कार्यालय की, आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय की स्थापना करना यह भी प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। प्रबंधकीय कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, नवाचार,
संदेशवाहन, ये सभी प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन सभी कार्यों को निष्पादित करना प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है। किस्म नियंत्रण, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। आपने घर में सुना होगा, अक्सर कहीं देखा होगा कि इस प्रोडक्ट में पहले जो क्वालिटी थी अब वो क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब क्वालिटी घटी, ग्राहक की दिमाग में हमारे प्रोडक्ट की इमेज घटी। क्यों घटी? घटनी नहीं चाहिए। कई बार आपने ये भी कहते सुना होगा कि ये चीज जो 10 साल पहले आती थी आज भी वही क्वालिटी दे रहा है। तो ग्राहक के दिमाग में क्वालिटी की इमेज बनी रहे, प्रोडक्ट की इमेज बनी रहे, ये किस्म नियंत्रण कहलाता है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटनी नहीं चाहिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये देखना प्रबंधक का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये प्रबंधक के 14 कार्य हैं। सभी कार्य कंपनी के लिए, एक संस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे, समझेंगे कि एक अच्छा और एक कुशल सफल प्रबंधक बनने के लिए उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है। प्रबंधक है तो अच्छी क्वालिटीज वाला व्यक्ति ही अच्छा प्रबंधक बन सकता है। वो कौन सी क्वालिटीज हैं? सबसे पहली क्वालिटी है सामान्य ज्ञान एवं निर्णायक शक्ति। जिस उपक्रम में एक प्रबंधक कार्य कर रहा है उस उपक्रम के बारे में उसको जनरल नॉलेज पूरी होनी चाहिए, उस उपक्रम के बारे में समस्त ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जहां हम काम कर रहे हैं अगर वहां के बारे में ही नॉलेज नहीं है, वहां के काम के बारे में, वहां के माल के बारे में, वहां के प्रोडक्शन के बारे में, वहां की मार्केट के बारे में अगर हम जानकारी नहीं रखते तो क्या प्रबंधन करेंगे। दूसरा, निर्णायक शक्ति। अच्छा ज्ञान होगा तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो कुशल प्रबंधक बनने के लिए सामान्य ज्ञान होना चाहिए और निर्णायक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षित तो देखो, जब पढ़े लिखे का काम है तो शिक्षित तो होना जरूरी है। एक सामान्य शिक्षा होती है, हाई स्कूल कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए। एक शिक्षा होती है प्रबंधन की शिक्षा। 12th क्लास करने के बाद प्रबंधन के लिए बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चे प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन के गुणों को सीखे, प्रबंधन के बारे में जाने। तो एक व्यक्ति शिक्षित तो होना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग, वर्क पर, समय पर, स्थान पर कार्य करने की ट्रेनिंग भी उसे मिलनी चाहिए। लगभग सभी कॉलेजेस के द्वारा जो बच्चे बीबीए, एमबीए करते हैं उनको वर्क पर भेजा जाता है, प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अनुभव, एक्सपीरियंस, काम करने से अनुभव आता है। एक व्यक्ति ने शिक्षा ले ली, प्रशिक्षण ले लिया और उसे काम करने का अनुभव भी है तो वो गलतियां कम से कम करेगा। अगर एक अनुभवी व्यक्ति हमने अपने यहाँ प्रबंधक रखा हुआ है तो वो व्यक्ति गलतियां कम करेगा, सही निर्णय लेगा, क्योंकि गलतियां वो पहले वाले कार्य में कर चुका है, उनसे वो सीख चुका है। तो अनुभवी व्यक्ति जल्दी निर्णय लेगा, गलतियां कम से कम करेगा। प्रबंध की एक क्षमता, प्रबंध करने की कैपेसिटी। शिक्षित है, प्रशिक्षित है, सब कुछ है, लेकिन उसे अपनी बात को कहने की, मनवाने की कैपेसिटी नहीं है, प्रबंध के कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो कैसे प्रबंधक बन सकता है? तो प्रबंध की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। नवीनतम परिवर्तनों का ज्ञान, लेटेस्ट चेंजेस, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान का युग है, नए नए चेंजेस आते हैं। आपने सुना होगा कंपनी ने अपने इस एम्प्लॉय को 1 साल के लिए विदेश भेजा। क्यों भेजा? कंपनी से एम्प्लॉय का भला नहीं करना चाहती, कंपनी अपने लिए भेजती है। एक एम्प्लॉय को बाहर भेजेगी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए। वो 1 साल तक बाहर रहेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखेगा, फिर वो अपनी कंपनी में आएगा और लोगों को सिखाएगा और हम लेटेस्ट चेंजेस अपनी कंपनी में लागू करेंगे। अपडेट होना बहुत जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, अपनी संस्था में इसको लागू कराना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अगर एक प्रबंधक को नई टेक्नोलॉजी की जानकारी ही नहीं है तो क्या वो अपडेट करेगा, क्या वो अपनी संस्था को नई टेक्नोलॉजी देगा? इसलिए नवीनतम आविष्कारों और परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उस डिसीजन का भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इसे कहते हैं पूर्वानुमान लगाना, ताकि डिसीजन गलत ना हो जाए। भविष्य में होने वाले अंदेशों को पहले से हमारे निर्णय का हमारी संस्था पर, कर्मचारियों पर, वित्त पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज का अनुमान पूर्वानुमान कहलाता है। तो डिसीजन लेने से पहले पूर्वानुमान लगा लेना जरूरी है। प्रबंधक को पूर्वानुमान लगाना बहुत जरूरी है। शीघ्र और कुशल निर्णय शक्ति और दृढ़ता। देखिए, निर्णय तो सभी लेते हैं, कोई देर से लेता है,
कोई जल्दी ले लेता है। लेकिन निर्णय लेने से पहले निर्णय में दो बातें जरूरी हैं। क्या चीज? निर्णय सही होना चाहिए, दूसरा निर्णय शीघ्र होना चाहिए। आप सोचते रहे, निर्णय लेने का समय बदल गया, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। शीघ्र निर्णय लें, सही निर्णय लें, और जो निर्णय लिया उस बात पर आप दृढ़ रहें कि मैंने जो निर्णय लिया बिल्कुल ठीक लिया, कितना ही विरोध हो मुझे उस निर्णय का पालन करवाना है। ये इसे कहते हैं दृढ़ता। तो शीघ्र निर्णय, सही निर्णय और निर्णय का दृढ़ता से पालन करवाना, यह प्रबंधक के अंदर गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता, भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। आप कई बार सोचते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, अरे यार ये पहले मैं सोच लेता, ये जरा सी बात दिमाग में नहीं आई, इतना सा सोच लेता तो मैं इतना नुकसान नहीं भरता, इतना सा सोच लेता। ये पछताने का कोई कॉलम नहीं होता। एक जरा से गलत सोचने से या ना सोचने से करोड़ों रुपए का कंपनी को नुकसान हो सकता है। दूरदर्शी, भविष्य की सोचने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। प्रबंधक को दूरदर्शी होना जरूरी है। प्रभावशाली नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप। लीडर कौन होता है? जिसके फॉलोअर होते हैं, जो अपनी बात को लोगों से मनवाता है। प्रबंधक के अंदर लीडरशिप होनी चाहिए ताकि लोग उसकी बात को फॉलो कर सकें, उसकी बात को मान सकें। मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानवीय व्यवहार को कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। एक व्यक्ति हमारे सामने है, उससे बात करके उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में जान लेना, केवल बात करके ही जान लेना, इसे मानवीय व्यवहार कहते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज एक प्रबंधक के अंदर होनी चाहिए। अगर वो इंसान को पहचानना सीख लेगा तो वो इंसान की परख कर लेगा और सही व्यक्ति को सही काम सौंप सकेगा। निष्पक्षता, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष तो हर क्षेत्र में जरूरी है। एक गलती दो व्यक्तियों ने करी, दोनों व्यक्तियों को बराबर सजा मिले। एक अच्छा काम दो व्यक्तियों ने करा, दोनों को बराबर का पारितोषिक मिले। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को सजा दी, एक को नहीं दी, जबकि गलती दोनों की बराबर थी। विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा, रोष उत्पन्न हो जाएगा, लोग हमारी बात मानना बंद करेंगे, क्योंकि ये तो निष्पक्ष नहीं है, ये भेदभाव करते हैं, एक को कहते हैं और एक को नहीं कहते। इसलिए आपके लिए तो सभी कर्मचारी बराबर हैं, सभी के लिए निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। पेशे के प्रति समर्पण, समर्पण भावना से किया गया हर कार्य 99% सफल होता है। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, समर्पित भाव से पढ़ रहे हैं, आप सफल होंगे, आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन अगर आप समर्पित भाव से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, आपके दिल से नहीं पढ़ रहे, तो क्या होगा? आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रबंधक के ऊपर पूरी उपक्रम की जिम्मेदारी होती है। अगर वो अपने पेशे के लिए समर्पित है, दिल से काम कर रहा है, काम इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी नौकरी है, उसे नौकरी में टाइम पूरा करना है और टाइम पूरा करके जाना है। जब वो खुद दिल से काम नहीं कर रहा तो दूसरे लोगों से दिल से काम कैसे करवाएगा, मन से काम कैसे करवाएगा? इसलिए समर्पण, अपने पेशे के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। समन्वय शक्ति, कोऑर्डिनेशन पावर। समन्वय शक्ति के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी विभाग होते हैं एक उपक्रम के, क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वितरण, विपणन, स्टोर डिपार्टमेंट, ये सभी विभाग होते हैं, पत्राचार विभाग, जितने भी विभाग होते हैं सभी विभाग एक ही उपक्रम के लिए कार्य करते हैं। सभी विभागों में आपस में एक दूसरे से संबंध रहता है। जैसे स्टोर डिपार्टमेंट का क्रय डिपार्टमेंट से संबंध रहता है, क्रय डिपार्टमेंट माल खरीदेगा, स्टोर डिपार्टमेंट माल रखेगा। उत्पादन विभाग का संबंध स्टोर से रहता है, क्योंकि वो स्टोर से माल लेगा तब उत्पादन करेगा। अगर आपस में सभी विभागों में समन्वय नहीं होगा तो काम में व्यवधान उत्पन्न होगा, नुकसान कंपनी का होगा, झगड़े आपस के, नुकसान कंपनी का। तो आपस के विभागों में कोई झगड़े ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, यह देखना प्रबंधक का कार्य है। तो ये प्रबंधक के 13 गुण हैं, आप सभी समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने क्या सीखा? हमारे आज के उपक्रम में प्रबंधक की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रबंधक क्यों जरूरी हुए, एक प्रबंधक का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, प्रबंधक कौन कौन से कार्य करता है, और एक सफल प्रबंधक बनने के लिए उसमें किन किन गुणों का होना आवश्यक है। इसी संबंध में 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। प्रबंधक का अर्थ और परिभाषा लिखिए,
प्रबंधक के कार्यों का वर्णन कीजिए, एक कुशल प्रबंधक के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। ये तीनों प्रश्न आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का मैंने टॉपिक किया, पूरी कोशिश की गई आपको समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप नोट करें, उनको याद करें। थैंक यू।